कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया गया, उससे पूरा देश गुस्से में है। लेकिन डॉक्टर बेटी को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा, ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस भयानक रेप और हत्याकांड पर जांच कम और सियासत ज़्यादा हो रही है। और इसका जीता जागता सबूत ये है कि 14 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के सामने अचानक से उपद्रवियों की भारी भीड़ जमा हो गई और देखते ही देखते उस भीड़ ने शांति से प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर भी हमला कर दिया और साथ ही साथ हॉस्पिटल के अंदर घुसकर खूब तांडव भी मचाया। ऐसे में ये जानना और इस बात का पता लगाना भी काफ़ी ज़रूरी है कि आखिरकार इस भीड़ को किसने भेजा था और हॉस्पिटल में इस तरह से तोड़फोड़ करने का उनका मकसद क्या था। ये मामला दिन ब दिन और भी उलझता जा रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन है जो इस मामले को दबाना चाहता है और जिसकी वजह से आधी रात को हजारों लोगों की भीड़ हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वहां पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। इस पूरे वारदात में और भी कई लोगों का हाथ शामिल हो सकता है, चाहे वो लोग बाहर के हों या फिर हॉस्पिटल के स्टाफ हों। लेकिन जब ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था तो फिर क्राइम सीन पर इस तरह से तोड़फोड़ करना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी? पुलिस ने उस भीड़ को रोका क्यों नहीं? या फिर इसमें किसी रसूखदार व्यक्ति का हाथ है? इस मामले में कोई तो ये चाहता है कि सारे सबूत को मिटा दिया जाए, क्योंकि इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं सतीश घोष, उनके बारे में भी कई तरह की सच्चाई सामने आ रही है। और जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो सतीश घोष ने इस दुखद मामले पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और बिना किसी सवाल का जवाब दिए अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। लेकिन जब उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली से इस बारे में बात किया गया तो उन्होंने प्रिंसिपल सतीश घोष के बारे में कई तरह के खुलासे किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मौजूदा प्रिंसिपल राजनीतिक रसूखदार व्यक्ति हैं और उनका एक राजनीतिक पार्टी से गहरा नाता है और इसी वजह से वो अभी तक बचे हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने प्रिंसिपल पर आरोप लगाया कि सतीश घोष एक माफिया है और हॉस्पिटल के अंदर पोर्न फिल्मों की शूटिंग भी करवाता है। अख्तर अली ने बताया कि साल 2001 में सौमित्र विश्वास नाम का एक लड़का भी इसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता था। सौमित्र भी कोलकाता का ही रहने वाला था। एक दिन उसने अपनी माँ से बात किया और कहा कि वो कल घर आएगा, लेकिन उसके अगले दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में सौमित्र की लाश पंखे से लटकी हुई मिलती है। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है और पुलिस भी तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच भी जाती है। उसकी लाश को नीचे उतारती है। थोड़ी सी जांच करने के बाद पुलिस ये कह देती है कि ये तो एक सामान्य मौत है, सौमित्र ने खुदकुशी किया है। लेकिन सौमित्र के माता पिता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि सौमित्र ने खुदकुशी किया है। उसके बाद ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुंचता है और हाई कोर्ट में सौमित्र की मां बताती हैं कि सौमित्र ने मुझे फ़ोन किया था और उसने कहा कि मेरा एग्ज़ाम हो गया है और मैं अगले दिन घर आऊँगा। लेकिन कोलकाता पुलिस ने उस समय कहा था कि सौमित्र ने एक लड़की से अफेयर के चलते अपनी जान दे दी। लेकिन सौमित्र की मां पुलिस की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। सौमित्र की मां का कहना था कि ये एक साजिश के तहत मेरे बेटे की हत्या किया गया है। उसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर इस केस की दोबारा जांच पड़ताल किया गया। लेकिन जब ये पूरा मामला खुलता है तो हॉस्पिटल के बारे में एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल इस घटना में
कोलकाता पुलिस ने उस समय एक लड़की अमिता दास को गिरफ्तार करती है, जो इसी आरजिकल मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करती थी। लेकिन जब अमिता को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर कुछ स्टूडेंट खुलकर सामने आते हैं और आरजिकल कॉलेज की एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई सामने लाते हैं। उस समय टीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक आरजिकल मेडिकल कॉलेज के अंदर पोर्न फिल्मों की शूटिंग होती है, महिलाओं को बेचा जाता है और ब्लू फिल्म बनाने का काम भी होता है। लेकिन अब सवाल ये कि आखिरकार इतने बड़े हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। दरअसल इस पूरे रैकेट में कुछ स्टूडेंट के साथ साथ डॉक्टर और राजनीतिक लोग भी शामिल हैं। अमिता ने बताया कि छुट्टी के दिनों में लड़कियों को हॉस्टल में बुलाया जाता है, सेक्स वर्कर का इंतजाम किया जाता है। कॉलेज में जो हॉस्टल है उसके अंदर बाकायदा एक स्पेशल रूम बना हुआ है और उस कमरे के अंदर ट्राइपॉड, टेबल, रिफ्लेक्टर और लाइटों का भी इंतजाम किया गया है। छुट्टी के दिनों में स्टूडेंट अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट इसमें शामिल है वो छुट्टी के दिनों में भी वहीं पर रहते हैं। उसके बाद सेक्स वर्कर को बुलाया जाता है और पोर्न फिल्मों की शूटिंग होती है। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि जब लड़कियां या सेक्स वर्कर नहीं मिल पाती हैं तो ऐसे में आरजिकल हॉस्टल से डेड बॉडी का इंतजाम किया जाता है, जिस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ होता है, यानी जो डेड बॉडी सही सलामत होती है और फिर उस डेड बॉडी का न्यूड वीडियो बनाया जाता है। उसके बाद उस वीडियो को एडिट करके उसके चेहरे को बदल दिया जाता है, यानी एक डेड बॉडी के साथ पोर्न फिल्म बनाई जाती है और फिर उसके चेहरे पर किसी और चेहरे को लगा दिया जाता है। और अगर कोई इस पर बोलने की कोशिश भी करता है तो फिर उसे डरा धमका कर चुप करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन सौमित्र इसका शिकार हो गया था, क्योंकि उसकी दोस्त इस रैकेट का शिकार हो गई थी। हालांकि इससे पहले सौमित्र ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन जब बात उसकी दोस्त अमिता पर आई, जब उसकी फोटो एक न्यूड शरीर पर लगा दिया गया और वो वीडियो प्रसारित भी कर दिया गया, तब सौमित्र ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और 25 अगस्त को हॉस्टल के कमरे के अंदर उसकी लाश मिलती है, और वो भी इस तरह से कि उसके मुंह पर एक रुमाल ठूंसा गया था, जिसकी वजह से उसकी मां बार बार कह रही थी कि मेरे बेटे की हत्या किया गया है। और तो और टीएनएन रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि आरजिकल कॉलेज के हॉस्टल में एक रूम नंबर 15 है। जब टीएनएन के रिपोर्टर उस रूम नंबर 15 के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर ट्राइपॉड से लेकर रिफ्लेक्टर और लाइटों का इंतजाम किया गया है, यानी ये वही कमरा है जहां पर पोर्न फिल्मों की शूटिंग होती है। आप सोचिए कि ये कितना रहस्यमयी हॉस्पिटल है जहां पर लाश को निकालकर उसके साथ पोर्न फिल्में बनाई जाती हैं। लाश के चेहरे को हटाकर किसी जिंदा लड़की का चेहरा लगा दिया जाता है। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि इस हॉस्पिटल में किस हद तक क्राइम होता है। सौमित्र की मौत को पुलिस ने एक सामान्य मौत घोषित कर दिया था। ठीक उसी तरह इस मामले में भी पहले यही साबित करने की कोशिश की गई कि ट्रेनी डॉक्टर ने खुदकुशी किया है, लेकिन मौके वारदात को देखकर पहली ही नज़र में कोई भी इसे हत्या का मामला समझ सकता है। लेकिन पुलिस ने इस मामले को सामान्य मौत का मामला दर्ज करके लीपापोती करने की कोशिश की, जबकि वारदात की शिकार हुई डॉक्टर न सिर्फ उसी हॉस्पिटल में काम करती थी, बल्कि उसकी बुरी तरह से जख्मी लाश हॉस्टल के सेमिनार हॉल में पड़ी थी। ऐसे में हत्या की बजाय खुदकुशी का मामला दर्ज करने के पीछे आखिरकार क्या वजह थी। और तो और कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर सवाल खड़ा किया है। मामले की जांच कर रही सीबीआई को इसके पीछे की वजह भी जाननी होगी। और एक सवाल ये भी है
कि इस पूरे मामले में ट्रेनी डॉक्टर के उन चारों दोस्तों की क्या भूमिका है, क्योंकि वारदात से पहले ट्रेनी डॉक्टर ने अपने चारों दोस्तों के साथ खाना खाया था। उसके बाद वो चारों तो वहां से चले गए, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर अकेले ही सेमिनार रूम में सोने का फैसला किया, जिसके बाद ये वारदात हुई। लेकिन फिलहाल सीबीआई ये भी जानना चाहती है कि ट्रेनी डॉक्टर को आखिरी बार जिंदा देखने वाले उसके चारों दोस्तों से उसकी क्या बातचीत हुई थी। क्या हत्या से पहले या पहले कभी भी उसने अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता जाहिर किया था। इसीलिए सीबीआई उसके चारों दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी सीबीआई को कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। सीबीआई का कहना है कि क्या उस दिन संजय के अलावा और भी कोई लोग थे, या फिर कोई सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल सीबीआई इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश कर रही है। गिरफ्तार किए गए संजय से पूछताछ करके इस पूरे मामले का सच जानने का प्रयास कर रही है कि क्या संजय सिर्फ एक मोहरा है या फिर अकेले ही उस ट्रेनी डॉक्टर का कातिल है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पकड़ा गया आरोपी संजय इस हॉस्पिटल में हर जगह आजाद घूमता रहता था। उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। यानी जो चीजें 2001 में इस हॉस्पिटल में होती थी, 2024 में भी संजय के फोन में उसी तरह का हार्ड हिटिंग पोर्न वीडियो मिलता है। यानी एक ऐसी ब्लू फिल्म जिसमें किसी व्यक्ति को यातनाएं देकर अपने आप को तसल्ली मिलती है। संजय के फोन में इस तरह का केवल एक वीडियो नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे वीडियो मिले हैं। इसी से आप उसकी मानसिक प्रवृत्ति का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो इस तरह का घिनौना कृत्य कर रहा था तो फिर उसके दिमाग में किस तरह का घिनौनापन चल रहा होगा। इस हॉस्पिटल के अंदर ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे केस हैं जिनकी फाइलों को दबा दिया गया, लेकिन अब ये मामला सीबीआई के हाथों में जा चुका है तो सीबीआई भी इसका पुख्ता जांच करेगी कि क्या इसमें संजय के अलावा और भी कई लोग शामिल हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि किसी भी एक अपराधी द्वारा इस हत्याकांड को नहीं किया जा सकता है, और जिस तरह की क्रूरता और बर्बरता उस डॉक्टर के साथ किया गया है, इसमें संजय बिल्कुल भी अकेला नहीं हो सकता है। इसके अलावा सीबीआई की टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से भी पूछताछ करने की कोशिश कर रही है ताकि इस मामले से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढा जा सके, क्योंकि प्रिंसिपल संदीप घोष की कार्यशैली पर भी आरोप है, जिसके चलते इस घटना के तुरंत बाद आरजीकर कॉलेज से संदीप को हटा दिया गया। लेकिन जब संदीप घोष को सीबीआई की तरफ से जांच करने के लिए कहा गया तो उसने कलकत्ता हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि उसकी जान को खतरा है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर संदीप घोष को लगता है कि उसकी जान को खतरा है तो फिर उसको सुरक्षा देकर सीबीआई तक पहुंचाया जाए, और अगर वो भी नहीं किया जा सकता है तो फिर सीबीआई की टीम उनके घर जाकर उससे पूछताछ करेगी। और शायद पहली बार इस मामले में सीबीआई या फिर किसी भी जांच एजेंसी द्वारा संदीप घोष से पहली बार पूछताछ की गई। यानी ये इतना पावरफुल व्यक्ति है कि आज तक किसी भी मामले में इससे पूछताछ नहीं किया गया। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि सीबीआई इस मामले को सॉल्व कर पाती है या नहीं, या फिर सीबीआई उस मासूम डॉक्टर को इंसाफ दिला पाती है या नहीं, या फिर इस मामले को सौमित्र विश्वास केस की तरह फाइलों के नीचे दबा दिया जाएगा और डॉक्टर के गुनहगार यूं ही आजाद घूमते रहेंगे। दोस्तों, इस पूरे वारदात के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा।